हेलो एवरीवन, मधुरम आईएएस में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जिसमें पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार। यह नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है, भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाइन्थ का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होगा। एक एक टॉपिक को विस्तार से देखेंगे, कंसेप्ट और ट्रिक के साथ देखेंगे, और PYQ क्वेश्चन बाद में भी हम लोग देखेंगे और एक एक चीज को सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होगा। और आप इस क्लास करने के बाद मेरा दावा है कि आप भारत की स्थिति और विस्तार से आज सभी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फिर भी दिल है कि मानता नहीं, तो आप रिवीजन के तौर पर एनसीईआरटी के क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी की रिवीजन के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का भूगोल हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। अगर आप क्लास कर लिए हैं तो आपके लिए रिवीजन का सीरीज होगा, और आप अगर क्लास नहीं किए हैं, भूगोल का क्लास नहीं किए हैं, ज्योग्राफी का क्लास नहीं किए हैं, तो यह आप यहाँ से जीरो लेवल से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत का भूगोल क्यों लिखे हैं। भारत का भूगोल, और यहाँ पे दो चीज़ पढ़ना है, एक विश्व का भूगोल और एक पढ़ना है भारत का भूगोल। तो विश्व का भूगोल के बारे में क्या पढ़ना है, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, इसमें हम लोग को सूर्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सूर्य के बारे में पढ़ना है, तारे के बारे में पढ़ना है, सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, या ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। इसमें विश्व के बारे में पढ़ना है, विश्व के महाद्वीप देशों के बारे में पढ़ना है, और जिसे विश्व का ज्योग्राफी कहा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल कहा जाता है। भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की मिट्टियाँ कैसी है, भारत में कहाँ पे कौन सा पर्वत, कहाँ पे कौन सा चट्टान पाई जाती है, कहाँ पे किस खनिज का उद्गम है, कहाँ पे कौन सी खनिज, भारत में किस स्थान पर कौन सा खनिज मिलता है, भारत के अंदर कौन सी नदियाँ किस स्थान पर निकलती है, किस स्थान पर जाकर वह मिलती है, किस नदी में जाकर वह गिरती है, कहाँ उसका मुहाना है, संगम है। ये सब बारे में भारत की जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक चट्टानें और प्राकृतिक खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए भारत के भूगोल का पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। तो जैसे क्या है, यह पृथ्वी, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर बहुत सारा देश है, जिसमें भारत भी हमारा एक देश है। तो भारत इस पृथ्वी पर कहाँ पे स्थित है, और भारत की स्थिति कहाँ है, भारत का विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की जनसंख्या कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है, किस रेखा का क्या महत्व है, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत कहाँ पे स्थित है, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ चैप्टर का हेडिंग है भारत की स्थिति। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। आप अगर विश्व की ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े हैं, इसमें उस विश्व की ज्योग्राफी वाले क्लास में बताया गया होगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास नहीं भी किए हैं, तो यहाँ पे हम एक एक चीज को बारीकी से आपके साथ चर्चा करेंगे और आप सीखेंगे। तो आप ध्यान से क्लास को देखते चलिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पृथ्वी को बीचे से होकर एक रेखा गुजरती है, जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों, हम आपको एक एक चीज को समझाएंगे। जब पृथ्वी को दो बराबर बीच से, मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसको अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे पृथ्वी पे सबसे पहले समझ लीजिए अक्षांश क्या होता है, और देशांतर क्या होता है। दो चीज समझना है कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, और दूसरा समझना है कि देशांतर रेखा क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षांश रेखा क्या है, दूसरा देशांतर रेखा क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, जिसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहा जाता है। एक काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई, तो जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, हम एक एक चीज को आपको बताते हैं।
तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये पूरा क्या है, गाँव है, तो आपको कह दिया जाए कि आपका घर कहाँ है, तो आपका घर इस गाँव में कहाँ पे है, इसकी स्थिति आप कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे कि हमारा घर यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है? तो आप बताते हैं जैसे हमारा घर किसी स्कूल के पास है, तो वहाँ पे मेन लोकेशन क्या हो गया, हम हमसे अगर कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आपका घर कहाँ है, तो बताएंगे वहाँ पे कोई एक लोकेशन बताएंगे कि वहाँ पे उसके बगल में या उसके सामने या उसके किसी निश्चित स्थान के सामने या बगल में हमारा घर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक मंदिर है और इसी के सामने आपका घर है, तो आप कहेंगे कि मंदिर के सामने मेरा घर है। तो वैसे ही पृथ्वी पर बहुत सारा देश और द्वीप स्थित है, तो इससे कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन सा द्वीप कहाँ पे स्थित है, उसे कैसे खोजेंगे कि कौन सा द्वीप किधर पृथ्वी पर इस भाग में स्थित है, या यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, या बीच में स्थित है। तो इसी को जानने के लिए पृथ्वी पर देशों की स्थिति की पता लगाने के लिए अक्षांश रेखा खींचा गया। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले बताए हैं कि यह कौन सा रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वैसे ही उसके ऊपर 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे बहुत सारी ऊपर रेखा खींची गई है और ऐसे नीचे बहुत सारी रेखा खींची गई। तो ये क्या हो गया? अगर मान लीजिए कि आपका घर है, तो यहाँ पे अगर ब्लॉक बाई बांटा रहता तो आप सीधा बता सकते थे कि हमारा घर, आप अगर पूरब से आते हैं तो तीसरे ब्लॉक में, पूरब से आते हैं तो चौथे ब्लॉक में मेरा घर है, और अगर आप ऊपर से आते हैं तो कितने ब्लॉक में है? इधर से आप पूरब से आएंगे तो हमारा चौथे ब्लॉक में, और दक्षिण से आएंगे तो दूसरे ब्लॉक में। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर आपका घर ढूंढना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि आप उत्तर से पूरब से, आपको पूरब से चौथे ब्लॉक में आना है, और दक्षिण की तरफ से आपको उत्तर की तरफ से दूसरे ब्लॉक में आना है, उत्तर से दूसरे ब्लॉक में आना है। तो कोई भी व्यक्ति आसानी से आपका घर ढूंढ सकता है कि हमको पूरब से चौथे ब्लॉक में जाना है और उत्तर से कौन सा ब्लॉक में जाना है? दूसरे ब्लॉक में जाना है। तो वैसे ही किसी भी देश की स्थिति को पता लगाने के लिए यहाँ पे अक्षांश रेखा खींचा गया है कि वो देश कहाँ पे स्थित है। ये हम कैसे बताएंगे? तो हम बताएंगे कि इतना डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो इसको 0 डिग्री माना गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही बहुत सारा अक्षांश रेखा खींचा गया है। तो हम अगर आपको कहें कि एक देश है जो 4 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, कितने डिग्री पर? 4 डिग्री, तो आपको अंदाज लगा सकते हैं कि यह देश कहाँ पे स्थित होगा। हम कहेंगे कि 4 डिग्री नॉर्थ में है, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह देश स्थित है, तो आप कहेंगे कि यह 0 डिग्री रेखा है, उसके 4 डिग्री उत्तर जाना है तो यह देश मिलेगा। अब ऐसा ही होता है, अक्षांश क्यों खींचा गया है? तो किसी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए। वैसे ही देशांतर रेखा खींचा गया है, तो अक्षांश रेखा क्या है? तो पृथ्वी पर इधर क्या है? सबसे पहले इधर समझिए, यहाँ पे ऊपर वाले दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं, उत्तर। नीचे वाले दिशा को दक्षिण कहा जाता है, और यहाँ पे होता है पूरब, और यहाँ पे होता है पश्चिम। तो ये बताइए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया गया, तो ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर कौन सा दिशा है? उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों कहते हैं? गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो कोई भी गोल हिस्सा है उसको आधा हम काट दे तो गोलार्ध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गोलार्ध। तो गोला का आधा है, इसलिए इसको गोलार्ध कहा जाता है। नीचे वाले हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, अब समझिएगा, पृथ्वी को इधर क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अगर हम बीच से एक और रेखा खींच दे, तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चिमी दिशा है, और यह क्या है? पूर्व दिशा है। तो यहाँ हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ कौन सा भाग हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों बता दिए कि गोला का आधा है, इसलिए गोलार्ध कहा जाता है। और यहाँ पे इस तरफ वाला, इस रेखा के इधर वाला भाग को कहेंगे उन लोग पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित है? तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्या है? अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची गई है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा, या अक्षांश रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा समझिएगा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री के समानांतर क्या होता है? जैसे एक लाइन ये गया है, अगर इसके समानांतर इसके सामने एक और लाइन खींच दे तो उसी को समानांतर रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई ऊपर और नीचे दोनों तरफ की रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। या सीधा आप समझिएगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और वैसे ही पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दोनों को जो रेखा मिलाती है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा।
और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्वी भाग, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। या 0 डिग्री के समानांतर खींची गई लाइन को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। तो उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और पूर्व से पश्चिम तरफ या 0 डिग्री के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि भारत पृथ्वी पर स्थित कहाँ है। भारत पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दिए कि 0 डिग्री के समांतर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, आधा डिग्री, ऐसे खींची गई। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है जिसको जो 23.5 डिग्री उत्तर बता है कि किधर है। ये आधा के ऊपर क्या है? उत्तर वाला भाग है। तो इसको क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यह उत्तर की तरफ है या भूमध्य रेखा से उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश होगा। वैसे ही 23.5 डिग्री नीचे या 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ एक अक्षांश रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.1/2 डिग्री साउथ। साउथ क्यों? क्योंकि यह भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है, इसलिए दक्षिण अक्षांश। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकता है 23.23 डिग्री 23.23 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेखा और महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है जिससे कर्क रेखा, इसको कहते हैं, इसका नाम है कर्क रेखा। इसका क्या नाम है? कर्क रेखा। और इसका नाम है मकर रेखा। इसका क्या नाम है? मकर रेखा। ये रेखा क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे कि इसे पढ़ने का जरूरी क्या है और क्यों हम लोग इसे देख रहे हैं। मकर रेखा, इसका नाम है 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीचों, लगभग बीचों बीचों से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीचों से होकर गुजरती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो भारत के बीचों बीचों से लगभग होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। हम बताए हैं कि भारत यहाँ पे स्थित है। अगर बीच से इसको एक रेखा से हम बांट दें तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? इधर देखिए, ये आधा है 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और देखिए इधर कौन सा दिशा था? पूर्व। तो उत्तर और पूर्व, तो दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? उत्तर पूर्व। तो भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। तो भारत स्थित है। तो भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो हम लोग देख लिए भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यही चीज समझाने के लिए हम आपको अक्षांश और देशांतर समझाए हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है और कौन सा कर्क रेखा, कौन सा मकर रेखा और कौन सा भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तर, आधा उत्तर वाला भाग हो गया तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इधर से देखेंगे तो पूर्व, यहाँ बीच वाले, जैसे यहाँ 4 दिशा होता है, इससे 4 दिशा होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिण। ये क्या हो गया? पश्चिम। तो इसके बीच में भी 4 दिशा होते हैं, इसे सब डायरेक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी। तो वैसे ही देखिए भारत कहाँ पे स्थित है? भारत यहाँ पे स्थित है। भारत यहाँ पे स्थित है। अगर इस रेखा से देखें तो भारत कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। तो किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए उसे उत्तर पूर्वी। तो पूछता है प्रश्न कि भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए हम बताए हैं आपको कि भारत से कुछ अक्षांश रेखाएं, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर बहुत सारा काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो हम लोग अब देखेंगे कि भारत से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। भारत का अंतिम छोर, मान लीजिए कि भारत के यहाँ से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, भारत के यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, भारत के ऊपर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, और भारत के अब बताए हैं उसके बाद कि यह सब क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो भारत के इस वाले छोर से कौन सा देशांतर गुजरता है, भारत के इस वाले छोर से कौन सा देशांतर गुजरता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब भारत किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक उसका विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब भारत यहाँ से किस देशांतर से शुरू होकर किस देशांतर पर खत्म होता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार।
तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा कि भारत का नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या इसका PDF मधुरम IAS टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो बताया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का यहाँ क्या हो गया, 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री के बाद वैसे ही ऊपर जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो वैसे ही भारत के जो इस कोण पर हम फिर से एक बार मिटाकर इसको बनाते हैं, एक बार अच्छा से आपको फिर से समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। देशांतीय विस्तार, भारत की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ उसका लंबाई कितना है। तो क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ही बहुत सारी अक्षांश रेखा गुजरती है, और ऐसे ही नीचे भी बहुत सारी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो हम बताए हैं कि पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी। ठीक है, बीचों बीच से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। यहाँ पे मकर है, इसको 0 डिग्री अक्षांश है। 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.1 डिग्री साउथ, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है। 23.5 डिग्री उत्तरी, नॉर्थ की तरफ है, इसलिए उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो अब देखिए, हम बताएं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे बताया है कि 0 डिग्री के बाद वैसे ही बहुत सारा अक्षांश रेखा खींची गई है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो यहाँ से भारत के इस कोण से, भारत के सबसे दक्षिणी कौन सा हिस्सा है, दक्षिण, कौन सा भाग है, कौन सा दिशा होगा, नीचे दक्षिण। तो भारत के सबसे दक्षिण वाले हिस्सा से कौन सा अक्षांश गुजरता है, उसके बाद में बताएं कि बहुत सारा अक्षांश गुजरता है। तो भारत का ऊपर वाले हिस्सा से, ऊपर वाले लद्दाख वाले हिस्सा से कौन सा अक्षांश गुजरता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के सबसे दक्षिण छोर का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। मिनट का साइन है, डिग्री का साइन है, मिनट का साइन है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि भारत के दक्षिणी छोर जो सबसे कन्याकुमारी वाले हिस्सा है, वहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश यहाँ से गुजरता है। और भारत के सबसे ऊपरी छोर या उत्तरी छोर से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो वहां से 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश गुजरता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, तो भारत का हम कह सकते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। अब देखिए, वैसे ही भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। अब देखते हैं कि भारत किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक स्थित है। तो हम बताए हैं कि पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो भारत के सबसे पश्चिमी भाग से जो देशांतर गुजरता है, जो पूर्वी भाग से सबसे पूर्वी भाग से जो देशांतर गुजरता है, उसको पूर्वी और पश्चिमी। तो यहाँ से एक देशांतर गुजरता है जिसका नाम है, यहाँ से एक देशांतर गुजरता है जिसका कितने डिग्री पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका वह कितने डिग्री पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर। और यहाँ पे सबसे पूर्वी भाग, सबसे जैसे क्या हो गया, ये भारत हो गया। तो सबसे पूर्वी भाग से यहाँ से जो देशांतर गुजरती है, यहाँ से और कितने डिग्री पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ से गुजरती है उस अक्षांश का कितने डिग्री पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ से जो सबसे पूर्वी वाले भाग से गुजरती है उसका वह कितने डिग्री पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। 97, और यहाँ से जो गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट। तो नोट कीजिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है,
अब अक्षांशीय विस्तार और दशांतरीय विस्तार अब हम लोग अगर पढ़ लिए, तो अब अगर भारत को कोई पूछे कि भारत को हमको खोजना है, अगर कोई पूछे कि भारत कहाँ स्थित है, तो हम लोग बताएंगे कि वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। तो वहाँ पे आसानी से जा सकता है। जैसे वो देखेगा, जैसे मान लीजिए क्या है, अक्षांश रेखा स्थित है, अक्षांश रेखा, ठीक है, ये क्या स्थित है, यह दशांत रेखा है, यह दशांत रेखा। तो हम लोग कह दिए कि भारत यहाँ पे स्थित है, इसका दशांतीय विस्तार इतना है, दशांतीय विस्तार इतना है और अक्षांशीय विस्तार इतना है, तो कोई भी व्यक्ति फटाक से यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे पूछेगा कि दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार और दशांतीय विस्तार आप अगर किसी व्यक्ति को बता दीजिएगा, तो आप पृथ्वी पर देख सकता है कि दिल्ली कहाँ स्थित है। अगर कह दिया जाएगा कि वह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो वह 0 डिग्री अक्षांश कहाँ स्थित है, यहाँ पे, तो समझ जाएगा कि दिल्ली कहाँ स्थित होगा, यहाँ पे स्थित होगा, ठीक है। तो इसलिए दशांतीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार का महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद में इसी से लंबाई निकाला जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है। तो आइए कैसे निकाला जाता है और लंबाई कितना कितना है और कम और ज्यादा क्यों है, सब एक एक चीज को समझते हैं। अब भारत की लंबाई जानने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, जैसे क्या है, यह भारत, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भारत का एक नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भारत का एक मान लीजिए कि क्या है, भारत का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पे भारत का नक्शा ड्रॉ कर लिए। तो देखिए, जैसे आपका क्या है, आपका एक गांव है, तो आपके गांव का लास्ट छोर पर कोई ना कोई एक बिंदु होगा या कोई ना कोई एक निशान होगा। इससे इधर भी लास्ट छोर पर, इधर भी लास्ट छोर पर, जैसे गांव है तो आपके गांव के सबसे लास्ट छोर पर कहाँ से दूसरा गांव शुरू होता है, वहां पे एक कोई ना कोई चिन्ह रहता है कि यहाँ से दूसरा गांव शुरू हो रहा है। तो वैसे ही भारत का सबसे अंतिम जो पश्चिमी, इधर कौन सा हिस्सा है, पश्चिम, तो पश्चिम वाला भाग जो स्थित है, इसका क्या नाम है। वैसे ही देखेंगे कि भारत के सबसे पूर्व वाला भाग है, इसका क्या नाम है। और वैसे ही देखेंगे कि भारत के सबसे उत्तर में जो उत्तर वाला भाग है, उसका क्या नाम है। और यहाँ दक्षिण वाला भाग जो स्थित है, इसका क्या नाम है। तो हम लोग देखेंगे अब लोग भारत के चतुर्भिक बिंदु, इसको कहते हैं चतुर्भिक बिंदु। तो देखिए, भारत के सबसे पूर्व में लिखिएगा चौथा प्रश्न कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो जैसे भारत है, भारत हो गया, समझने के लिए हम बना दिए, भारत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा देश, कौन सा राज्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है गुजरात। यहाँ पे कौन है, गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी पश्चिम बिंदु यही ना, यही ना पश्चिमी भाग है। तो यहाँ पे पूर्वी भाग यही है। तो पूर्वी वाला भाग पे सबसे लास्ट में कौन सा राज्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम है किबीथु। क्या नाम है, किबीथु। जो जो किस राज्य में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसको लिख लीजिए ऐसे, ना तो यूपी या आंध्र प्रदेश समझ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, किबीथु। और किस राज्य में, किबीथु गांव का नाम है, क्या है, गांव का नाम। किबीथु एक गांव है जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है। कौन सा, किबीथु, अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही भारत का पांचवा प्रश्न नोट कीजिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गौर माता। कहीं कहीं आपको गुहार माता भी दिखाई देगा, कहीं कहीं आपको गुहार माता भी देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कितनी है, पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता, जो किस राज्य में स्थित है, कौन सा राज्य है, गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। राज्य भी आप लिखते चलिएगा। उसके बाद में वैसे ही छठा प्रश्न नोट कीजिएगा कि भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा को उत्तरी हिस्सा है। उत्तर, ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर। तो उत्तर वाला हिस्सा कौन है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में।
जो लद्दाख में स्थित, ठीक है, इंदिरा कप लद्दाख। वैसे ही 7वां प्रश्न नोट कीजिएगा कि भारत के सबसे दक्षिण वाले भाग को, भारत का, यहाँ पे दो चीज कंफ्यूजन वाला प्रश्न है जो आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में अगर यह प्रश्न आ जाए तो प्रश्न को तो सबको याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजन में गलती करके चलाता है। कैसे समझिए, अगर पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे एक भूमि स्थित है, यहाँ पे एक भाग है जिसका नाम है केप कमोरिन या कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। और अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और अगर पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि यही ना, इसका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा केप कमोरिन या कन्याकुमारी। अगर पूछे प्रश्न कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ठीक है। तो आइए प्रश्न को नोट कीजिए। 7वां प्रश्न, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताया है कि मुख्य भूमि का पूछा तो कन्याकुमारी, उसी का दूसरा नाम है केप कमोरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी। और पूछे, और अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, 8वां प्रश्न, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। या 2006 में सुनामी आया था। सुनामी क्या होता है? तो समुद्र में ज्वार भाटा, जिसको हम लोग ज्वार भाटा, क्या होता है ज्वार भाटा? समुद्र में पानी को यहाँ से उठाकर उधर फेंक देता है। या सुनामी, समुद्र में पानी से क्या हुआ था? जलमग्न हो गया था, डूब गया था। जहाँ चिन्ह लगाया, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है, पानी में सुनामी के कारण 2006 में सुनामी आया था, जिसमें डूब गया था। बाद में क्या हुआ? यह ऊपर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि भारत का मुख्य भूमि का पूछे तो केप कमोरिन, अगर सबसे दक्षिणतम पूछे तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम है पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ठीक है। अब आइए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत का लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते चलिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न लिखिएगा। 8वां प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आप एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहीं अगर पैसा देकर ही पढ़ते हैं तो इतना डिटेल्स में, इतना गहराई से आपको नहीं पढ़ाया जाता है। जो आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो आप इस कंटेंट का कदर कीजिए और इसे उतारते चलिए। इसे चाहे तो आप इसका PDF भी निकला सकते हैं, जिसे मधुरम IAS टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यह है 3214
किलोमीटर। ये कैसे लंबाई निकला हम सब आपको एक एक चीज अभी बारीकी से समझाते हैं। पहले आप लिख लीजिए, लंबा प्रश्न लिखेगा कि भारत का पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होती है 2933 किलोमीटर। तो क्यों हो गया कम और ज्यादा क्यों हो गया तो समझिए। जैसे क्या है, यह है भारत, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भारत का नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। आपको भी भारत का नक्शा ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मेंस में जब तक आप नक्शा ड्रॉ करके आप प्रश्न को नहीं सोल्व कीजिएगा तो वहाँ पे आपको नंबर बहुत कम मिलेगा, जिससे आपका मेंस क्लियर जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आपको नक्शा तो बनाना ही बनाना है। तो जैसे भारत हो गया, तो हम लोग अगर देखेंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई देखें तो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ से देखें हम लोग भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो होगा 2933 किलोमीटर। अब ये कैसे हुआ तो समझिए। हम लोग देख रहे थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, अक्षांशीय विस्तार कितना था, तो अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार कितना था, देशांतरीय विस्तार था 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब देखिए एक डिग्री या एक देशांतर और एक डिग्री के बीच में कितना अंतर होता है, कितना किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे ये एक अक्षांश हो गया, उसके बाद ये एक अक्षांश हो गया, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश है, दो देशांतरों के बीच लगभग दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर या लगभग, ठीक है। ये लगभग में, ठीक है। तो जैसे एक अक्षांश ए हो गया, एक अक्षांश ए हो गया, इसके बीच की दूरी अगर हम देखेंगे तो कितना होता है 111 किलोमीटर। वैसे ही दशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसके भी बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होता है, ठीक है। तो हम आइए आपको हम बताते हैं कि इसकी लंबाई कैसे निकालिए, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। तो देखिए अगर इसको हम घटाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, इसको घटा कर देखिए, इसको अगर घटाइएगा 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाइए तो लगभग कितना देगा 2, ये कितना देगा 29 डिग्री 2 मिनट आ गया, 29 डिग्री 2 मिनट आ गया, ठीक है। लगभग हम 29 डिग्री 2 मिनट आएगा, तो लगभग हम इसको 30 डिग्री लिख ले, 30 डिग्री इसको लिख लीजिए, ठीक है 30 डिग्री। अब बताइए एक डिग्री में कितना अंतर होता है, एक डिग्री में कितना किलोमीटर का अंतर होता है। एक डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर। 111 गुना 30 कर दिए, हम लोग देखें कि एक अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो ऐसा है 30 अक्षांश पार करने में कितना दूरी तय करना होगा, तो 111 से 30 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3330 किलोमीटर। 3330 किलोमीटर है, मतलब इसको गुना करेंगे तो लगभग यहाँ से 29 डिग्री 2 मिनट आया है, लेकिन यहाँ पे हम 30 डिग्री लेकर गुना किए, इसलिए 3330 किलोमीटर आ गया है। इसको हम सही अगर एक्चुअली गुना किए तो करे तो कितना आएगा 2933 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर कर रहे हैं। अक्षांशीय विस्तार का अक्षांशीय अंतर हम लोग गुना कर रहे हैं, तो ये कितना है 3330 किलोमीटर, जो लगभग में है। लगभग में हम लोग का आंसर कितना है 3214 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। एक्चुअली क्यों नहीं आया, तो एक्चुअली में आया था 29 डिग्री 2 मिनट। अगर इसमें अगर 30 से गुना करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 3214 किलोमीटर, लेकिन हम 30 डिग्री मानकर गुना किया इसलिए 3330 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3214। कैसे हुआ आप समझ लिए कि इसके अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। एक डिग्री अक्षांश को पार करने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, तो 30 डिग्री अक्षांश पार करने में इतना दूरी तय करना होगा, ठीक है। अब समझ लिए, तो अक्षांश रेखा के बारे में समझ लिए। अब देखिए देशांतर रेखा का अगर हम अंतर निकालते हैं, देशांतीय विस्तार का अंतर निकालते हैं, देशांतीय विस्तार का अंतर निकालिए 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट से घटाइए आप कितना
68 डिग्री 7 मिनट को अगर घटाइएगा तो ये भी कितना आएगा, 25 में से 7 गया 18, 18 हो गया। ये कितना हो गया, 17 में से 8 गया 9, ये कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, ये भी कितना आ गया 29 डिग्री 18 मिनट, कितना आ गया 29 डिग्री 18 मिनट, जो लगभग हम इसको भी कितना मान लें 30 डिग्री, 30 डिग्री इसको मान लेते हैं क्योंकि ये भी 30 डिग्री लगभग माने हैं, 29 डिग्री 18 मिनट आया है तो 30 डिग्री लगभग हम इसको मान लेते हैं। तो अब 30 में गुना करेंगे, हम बताए हैं कि एक देशांतरों के बीच की भी दूरी कितनी होती है, दो देशांतर के बीच, जैसे एक देशांतर हो गया, एक देशांतर, दो देशांतर, ऐसे इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर लगभग। तो इसमें भी अगर 111 से हम गुना करें तो इसको भी कितना आना चाहिए 3330 किलोमीटर आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3330 किलोमीटर, लेकिन आया कितना है एक्चुअली में, कितना आया 2933 किलोमीटर। ऐसा क्यों, इतना कम क्यों आ जा रहा है, इतना कम क्यों आ रहा है, तो इस समझिए यहीं पे कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहीं पे कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि भारत की दोनों तरफ से लंबाई बराबर क्यों नहीं है, इधर लंबाई दोनों तरफ से अक्षांशीय अंतर लगभग हमारा समान आ रहा है, दोनों तरफ से निकाले हैं तो अक्षांशीय अंतर भी कितना है लगभग 30 डिग्री और देशांतीय अंतर भी कितना है लगभग 30 डिग्री, लेकिन लंबाई जब हम निकालने जा रहे हैं तो लंबाई बहुत ज़्यादा अंतर क्यों आ जा रहा है, लंबाई इसका कम क्यों आ जा रहा है और इसका ज़्यादा क्यों आ जा रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका अंतर निकाले हैं लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री, इसका भी अंतर कितना निकाले हैं लगभग 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज, ये क्या है, यह है पृथ्वी, ठीक है, यह है पृथ्वी, तो ये क्या है अक्षांश रेखा है, ये क्या है अक्षांश रेखा, यह है अक्षांश रेखा। यहाँ से बारीकी से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यह है अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये क्या है, बताया है कि उत्तर से दक्षिण जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ से उत्तर से दक्षिण एक बार फिर से बना लेते हैं क्योंकि यह गलती हो गई, आपको समझा देते हैं कि इसकी लंबाई में कितना अंतर कैसे आ जाता है और इसकी लंबाई कैसे कम और ज़्यादा हो जाता है। ये क्या है अक्षांश रेखा है और ये क्या है देशांतर रेखा है। ये क्या है देशांतर रेखा। अब समझिएगा यहाँ पे पृथ्वी की हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर ही क्यों आ रहा है, जबकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार का अंतर निकाले तो 30 डिग्री आया है और देशांतरीय विस्तार का अंतर निकाले है तो भी 30 डिग्री आया है, तो इसका लंबाई लगभग समान आना चाहिए, लगभग समान आना चाहिए, लेकिन इतना अंतर क्यों आ जा रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि देशांतर में आप कहीं भी जाइए, देशांतर में आप चाहे यहाँ का देशांतर ले लीजिए, चाहे यहाँ का देशांतर ले लीजिए, चाहे यहाँ, उसकी दूरी हमेशा समान होती है, दो देशांतरों की दूरी हमेशा समान होती है, लेकिन जैसे जैसे दो अक्षांशों की दूरी हमेशा समान होती है, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं भी अगर हम दो अक्षांशों के बीच की दूरी को देखें तो समान होती है, लेकिन अगर वही हम देशांतर के बीच की दूरी देखें तो देखिए देशांतर की सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है भूमध्य रेखा के पास। जैसे जैसे हम देशांतर पर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे देशांतर के बीच की दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितनी दूरी है और देखिए यहाँ पे कितना दूरी है, तो देशांतर के बीच इसका आंसर है कि देशांतर ध्रुव की तरफ बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है, इसलिए भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई में इतना कम आता है, इतना कम आता है, जिसके कारण देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग समान होने पर भी इसका दूरी कम आता है, इसकी लंबाई कम आता है। तो क्यों आता है कम, तो देखिए भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चला जाएगी। यहाँ पे जितना दूरी है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कम दूरी है, यहाँ पे बिल्कुल कम दूरी है, यहाँ पे सब देशांतर रेखा आके ध्रुव पर मिल जाती है। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव के ऊपर ओर जाते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होते चली जाती है, इसलिए यहाँ से ऐसे कौन सी रेखा गुजर रही देशांतर रेखा, इसकी लंबाई कम होती जाती है, इसलिए भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या हो जाता है कम हो जाता है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक होता है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार लगभग समान होने पर का अंतर समान होने के बावजूद भी भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे देशांतर के बीच की दूरी कम होते चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना
और एक समय आएगा कि दोनों देशांतर रेखा एक साथ मिल जाएंगे। तो देशांतर ध्रुव की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखा के दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होती जाती है, इसलिए भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कम है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। और अक्षांश के बीच देखें तो हमेशा यहाँ पे जितना दूरी रहेगा दो अक्षांश के बीच उतना ही यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ इतना इतना ही यहाँ पर भी। यहाँ बनाने में थोड़ा ऐसी हो गया है। आप नक्शा पर देखेंगे, आप पृथ्वी गोलक पर देखेंगे तो वहाँ पे अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, चाहे वह ध्रुव के पास हो या वो भूमध्य रेखा के पास हो। यहाँ पे जितना दूरी होगा वहाँ पे उतना ही यहाँ पर भी दूरी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हम लोग दो चीज देखिए। अब अगले प्रश्न को देखिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में इतना ज्यादा अंतर क्यों आ जाता है। अब देखिए 10वां प्रश्न नोट कीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है, विश्व में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। ऐसा लिखिएगा 7वां। 7वां कैसे, तो जैसे भारत से 6 बड़े देश है, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है, 6 ऑलरेडी बड़े देश है, भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत से 6 और बड़े बड़े देश है और भारत 7वें नंबर पर आता है। तो भारत से 6 बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं, तो नोट कीजिएगा। आप तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, उसके बाद में हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 2, 2, 4, 2, 6 और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। हम किसके आधार पर बता रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर नहीं बता रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर तो ऑस्ट्रेलिया हमारे से भी छोटा है, हमारे से भी जनसंख्या में कम है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है रूस, उससे 2 नंबर पर है कनाडा, 3 नंबर पर है चीन, 4 नंबर पर अमेरिका है, 5 नंबर। क्षेत्रफल क्या है, जैसे ये क्षेत्र हो गया और ये क्षेत्र हो गया, जितने में उसका देश स्थित है। तो बताइए आपको कौन सा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, ये दिखाई दे रहा है। किसके पास ज्यादा भूमि है, किसके पास ज्यादा भूमि है वही क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे ज्यादा भूमि किस देश के पास है, तो रूस के पास है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। क्षेत्रफल क्या होता है, तो उस देश का विस्तार कितने भूमि पर है वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो उस क्षेत्रफल के स्थान पर भारत कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। भारत से 6 बड़े देश है जिसके नाम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप एक एक चीज को समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से अगर हम तुलना करें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आता है कितना, 2.42%। 2 यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं 2.42%। मतलब जितना 100% में लगभग 3% भारत के पास है और 97% में सब विश्व स्थित है। ठीक है, यही इसका मतलब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा 12 नंबर। भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.4%। कहीं कहीं आपको 17.5% भी दिखाई देगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यह हो जाएगा 17.4%। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न नोट कीजिएगा।
कि अब देखें हम लोग, यह भारत है, ये भारत है, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो प्रश्न नोट कीजिएगा, भारत के कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। चाहे इसको अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइए।